नमस्कार, मेरा नाम संतोष चौधरी। शो का नाम टू द पॉइंट और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जानी मानी शख्सियत हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। पर्यटन और संस्कृति जैसे जो बड़ा मंत्रालय है उसकी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि इसका ये जो मंत्रालय है सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, कहा जा सकता है कि भारत की अपनी एक इमेज, एक तस्वीर भी दुनिया के सामने पेश करती है। जयवीर सिंह जी हैं। जयवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट में समय निकालने के लिए। थैंक यू संतोष भाई। सर, मेरा पहले सवाल, दो बड़ी घटनाएं, दो बड़ी कहा जा सकता है कि एक ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा महाकुंभ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कितनी तस्वीरें बदलते हुए देख पा रहे हैं और महाकुंभ के बाद उत्तर प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो पुण्य काम से कुछ बात शुरू हो जी बिल्कुल। तो महाकुंभ से बात अगर शुरू करी है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई झुठला नहीं सकता कि महाकुंभ ने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से सनातन संस्कृति को पूरे विश्व पटल पर पे पहुंचाने का काम किया है। जहां एक निश्चित समयावधि यानी 45 दिन के अंदर 66.3 करोड़ से ज़्यादा देश और दुनिया के श्रद्धालु एक निश्चित स्थान पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी के महाकुंभ के स्थल प्रयागराज की पावन भूमि पर आकर के जिन्होंने श्रद्धा, आस्था और पुण्य की डुबकी लगाकर अपने को, जीवन को धन्य और कृतार्थ करने का काम किया हो, ऐसा अद्भुत क्षण जिसमें दुनिया के 3 देशों को छोड़ दें तो किसी देश की आबादी नहीं है, उतने श्रद्धालु एक स्थान पर आकर के आए। और उससे भी बड़ी बात है, इसने एक संदेश, एक सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा का और हमारी परंपरा, जीवन मूल्य, भारतीय संस्कृति का नया पैगाम दुनिया को देने का तो काम किया ही किया। साथ ही साथ एक आधुनिकतम तकनीक के साथ प्रदेश की जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को एक अप्रूवल देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को अप्रूवल देने का काम किया। कोई रेप की घटना नहीं हुई, कोई अपहरण की घटना नहीं हुई, कोई छिनैती, डकैती, लूट की घटना नहीं हुई, एक भी घटना नहीं हुई। ये सिद्ध किया। दूसरे सिद्ध किया कि उत्तर प्रदेश, जो हम लोग बात करते थे, जो क्रिटिसाइज भी करते थे विपक्ष के लोग कि 7.5 लाख करोड़ रुपया ये पानी की तरह बहा रही है सरकार, ये हो रही है, लेकिन जिस कुंभ के आयोजन से 3 लाख करोड़ से ज़्यादा इकोनॉमी राजस्व की प्राप्ति सरकार को हुई, ये अपने में कीर्तिमान है। एक अनूठा उदाहरण है कि हम पर्यटन के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से देश की इकोनॉमी को भी कितना बूस्ट दे सकते हैं। महाकुंभ के बाद टूरिज्म में कुछ बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? लोगों का लगाव, अगर 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं तो अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर थे, गए होंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में बताया होगा, भारत के बारे में बताया होगा। देखिए, आपको ये महसूस हो रहा होगा कि जो महाकुंभ में प्रयागराज गया वो निश्चित रूप से वाराणसी के काशी विश्वनाथ को भी गया, हमारे गोरखपुर धाम भी गया, इको टूरिज्म का पूरा, वो मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में गया। एक तो ट्रेंगुलर प्रयागराज, बनारस और विंध्यवासिनी ट्रेंगुलर बना, और गोरखपुर, ये एक एंगल डेवलप हुआ। प्राय इन मंदिरों में जरूर गया, उसने यात्रा की, डुबकी लगाई, फिर अपने या तो पहले या बाद में जरूर गया। और आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने टूरिज्म डेस्टिनेशन के डेवलपमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश का एक भी विधानसभा ऐसा नहीं बचा जहां हमारा ऐतिहासिक, आध्यात्मिक स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, पर्यटन स्थल हो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, वहाँ टूरिस्ट फैसिलिटीज डेवलप करने में, उसको बेहतरीन कनेक्टिविटी देने में कोई कसर छोड़ी हो। हर विधानसभा तक हमने पहुँचने का काम किया है। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, जहाँ एक को 2017 में जब हमें सरकार मिली थी तो पूरे प्रदेश में 24 करोड़ के करीब यूपी की टूरिज्म की आवक थी। लेकिन अगर इसको अलग कर दें, अगर ये जोड़ देंगे 66.3 कुंभ का तो अरबों में पहुँच रहे हैं, उसको अलग कर दें, हम 2024 दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, तब तक हम लोग 66 करोड़ की संख्या पे पहुँच करके देश में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश खड़ा है। हम अभी तक 3, 4, 5, 2 से 5 के बीच में रहते थे। जयवीर जी, एक चीज और, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमें मथुरा याद आता है, अयोध्या याद आती है, काशी याद आती है, ताजमहल याद आता है। हम टूरिज्म की बात करते हैं, क्या इनसे बाहर निकलकर जब हम रूरल टूरिज्म की बात करते हैं, ग्रामीण की अर्थव्यवस्था में पर्यटन को शामिल करने की बात करते हैं, इस पर भी कुछ काम, बड़ा काम और बदलाव दोनों? काम ही नहीं किया, बदलाव भी दिखाई पड़ रहा है और उसका प्रभाव
सीधा दिखाई पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था भी उससे हम लोगों की बड़ी मुझे लगता है कि हमारा उत्तर प्रदेश का टूरिज्म यूपी की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करने वाला है, कर रहा है। अब तो था कहते थे, करने वाला है नहीं, कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि आज हम लोगों ने चाहे इको टूरिज्म हो, इको टूरिज्म बोर्ड बनाया माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें हमारा सिंचाई विभाग, वन विभाग, सारे विभागों को जोड़ते हुए नोडल पर्यटन है, उसके लिए इको टूरिज्म में अलग से बैठी व्यवस्था की। दुधवा, कतरनिया जैसे जो प्राकृतिक संपदाएं थी, इको कनेक्टिविटी देने का काम किया। और उत्तर प्रदेश के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, चाहे वो रूरल टूरिज्म का हो, आध्यात्मिक टूरिज्म का हो, एडवेंचर टूरिज्म का हो, रूरल टूरिज्म का हो, एग्रीकल्चर टूरिज्म का हो, हेल्थ टूरिज्म का हो, हमने अलग अलग 12 सेक्टरों में इसको बांट करके अलग अलग सारी चीज़ों पर फोकस करते हुए योजना बनाने का काम किया। और बेहतरीन व्यवस्था ये रही कि आदरणीय मुख्यमंत्री चूँकि विशेष इस पर ध्यान देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री का बहुत फोकस है इस पर, तो 1000 करोड़ रुपया इन सब धार्मिक, आध्यात्मिक और जो अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको कनेक्ट करने के लिए 1000 करोड़ रुपया अकेले पीडब्ल्यूडी के बजट से काट गए। कार्यरत संस्था पीडब्ल्यूडी को रखते हुए जो धर्मार्थ कार्य विभाग है उसके माध्यम से इन डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने के लिए काम किया। आज उत्तर प्रदेश में जो टूरिज्म की संभावनाएं बनी है उसका मेन कारण मैं बता दूं आपको। 17 से पहले उत्तर प्रदेश में के बारे में धारणा क्या थी? अपराधियों का प्रदेश है, गुंडों का प्रदेश है, सुरक्षित अपने को नहीं मानता था, गड्ढों में गाड़ियां घुस जाती थी। लेकिन आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 में सरकार बनने के बाद इन 8 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सूरत सीरत बदलने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अब तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण लोग देते हैं। किसी स्टेट की यदि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है तो कहते हैं भाई यूपी को कंसल्ट करो। बिहार में भी आपने सुना होगा कि कल परसों में तमाम नेताओं ने कहा कि भाई यूपी से कुछ सीखो। पर्यटन की संभावनाओं की बात करें, अगर जयवीर जी की संभावनाओं की बात करें, उनके सपनों की बात करें, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पंचायत से सफर करते हुए, विधायक से होते हुए, राज्य मंत्री से सफर पूरा करते हुए आज आपके पास पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की बड़ा पद है, सपने पूरे हुए? अभी आप शुरुआत मानते हैं? देखिए, हम लोग आस्था के साथ ईश्वरी शक्ति को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर विश्वास करते हैं। मैं मानता हूं कि जो भी करने कराने वाला ऊपर वाला है, हम लोगों का दायित्व, जो भी दायित्व एक कार्यकर्ता के रूप में जयवीर सिंह को सौंपा जाता है, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, मेहनत से, सच्ची श्रद्धा के साथ उस दायित्व को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। जमीन से लेके, गांव के प्रधान से लेके यहाँ तक हूँ। कोई पद जिले का शायद नहीं बचा जिस पद पे हम या हमारा परिवार न रहा हो। तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में हूँ। मेरा ही मानना है कि हम एक कार्यकर्ता हैं और जहाँ पार्टी को लगता है कि हम लोग कार्यकर्ता की हैसियत कहाँ जिम्मेदारी जिस योग्य हमें समझती है, देती है, उस दायित्व को निर्वहन करने का काम कर रहा हूँ। पार्टी का जो आदेश होता है उसका पालन करता है। हम कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सपा की याद आती है? समाजवादी पार्टी की याद जरूर इस मौके में आती है। मैं कभी नहीं रहा सपा में, कभी एमएलए नहीं हुआ सपा से, ये आपको और अवगत करा। मुलायम सिंह मंत्रिमंडल में रहा हूँ, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार जयवीर सिंह ने बनवाई थी। अच्छा। मायावती जी का जो पार्टी में बगावत हुई थी उसको लीड जयवीर सिंह ने किया था। सरकार बनाने वाले प्रथम पंक्ति के जयवीर सिंह थे जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को जब संख्या पूरी करते हुए सरकार बनवाने का काम किया था। लेकिन इनकी नीतियों, न तो मैं एमएलए था, तब भी बीएसपी का एमएलए गया था, मैं कभी एमएलए का नहीं था। और आपको याद होगा कि 2006 में फिर मुलायम सिंह की इन्हीं रीतियों गुंडे के खिलाफ बगावत करने का काम, आवाज उठाने का काम ही जयवीर सिंह ने करते हुए 5 मिनिस्टरों के साथ रेहान किया था मंत्रिमंडल से। और 2007 में पुनः अकेला उदाहरण हूँ यूपी में कि पहली मायावती जी की पार्टी के बगावत करके मैंने मुलायम सिंह की सरकार बनवाई। और मुलायम सिंह जी की सरकार बनवाने के उनकी नीतियों के खिलाफ मैंने 5 अन्य मंत्रियों के साथ इस्तीफा दिया 2006 में। और पुनः मायावती जी ने कहा कि भाई ये आदमी बाकी धोखा दे गए, इसने मेरे सामने कहा कि आप गलत कर रही हैं, इसलिए मैं बहन जी आपके साथ नहीं हूँ, कह के गया। इसलिए ऐसे ईमानदार और दानेदार आदमी का मैं सम्मान करती हूँ। और 2007 में पुनः बहन जी ने अपनी पार्टी से, अकेला उदाहरण है, बहन जी की माफ नहीं करती, द्वारा टिकट भी दिया और मंत्रिमंडल में 2007 में मिनिस्टर भी बनाया। नीति और विचारधारा की बात, नीति विचारधारा, सपा आप ठीक मानते हैं? बसपा, अगर नीतियों की बात करें, विचारधारा, एक राजनीतिक दल के रूप में, देखिए आपके पास दोनों, हाँ, दोनों का अनुभव है, दोनों अनुभव है।
निश्चित रूप से जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, अच्छा। समाजवादी पार्टी का जो एक बेसिक भूमिका है या जिस तरह की मानसिकता कहेंगे, वो पूरी तरह गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के अलावा कुछ नहीं है। ओडीओपी का दूसरा रूप। ओडीओपी का दूसरा रूप यही है इनके पास, और उससे आम आदमी त्रस्त रहता है। जी। जो गुंडे माफिया मवालियाँ हैं उनकी चांदी हो जाती है। तो इसलिए वही लोग आप देखते होंगे कि आज भी जय जयकार करने में सबसे आगे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब इनकी सरकार आए और हम 3 पीढ़ी का उद्धार अपना कर लें। तो बसपा ज़्यादा ठीक है आपके साथ? इससे साथ बसपा पे गुंडे की अराजकता कभी महंगी नहीं हो रही थी। एक बार फिर टूरिज्म पे आते हैं, उसके बाद आएंगे हम पर्सनल सवालों पे, आपके व्यक्तिगत सवालों पे। काफ़ी दिलचस्प यात्रा रही है जयवीर सिंह की, लेकिन टूरिज्म की अगर बात करें तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश के टूरिज्म का 13 से 14% का योगदान है। जब हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की बात करता है उत्तर प्रदेश, मोदी सरकार जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है, तो टूरिज्म को कहाँ देख पाते हैं इनके योगदान में? देखिए, आज सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश जहाँ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और बड़े लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पूरी रात दिन मेहनत कर रहा है, उसी के सापेक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए रात दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बड़ा लक्ष्य पर्यटन को दिया गया और उस लक्ष्य की प्राप्ति में भी हम अपेक्षित प्रगति के ज़्यादा है, अपेक्षित प्रगति से ज़्यादा अचीव कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों की प्रगति, हम लोगों की रीच, हम लोगों की जो अपेक्षाएं माननीय मुख्यमंत्री को हैं उस पर खराबी उतर रहे हैं, बल्कि अपेक्षा से ज़्यादा बेहतर कर पा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए फक्र और गौरव की बात है। किस तरीके से देख पा रहे हैं खासतौर से टूरिज्म से बड़ा सेक्टर, क्योंकि अभी भी हमें लगता है पर्यटन में रोजगार की संभावनाएं तो बहुत है, पर उतना रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा। देखिए, ये गैप कैसे मैनेज हो पाएगा? देखिए, कोई भी एक जब टूरिस्ट आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी रोजगार के अवसर देके जाता है। बनारस में गया, चाहे भाई एयर गया, भाई रोड गया, भाई ट्रेन गया, उसका किराया उसने दिया। उतरा, किसी टैक्सी से गया, पहले कुली मिला, टैक्सी मिली, होटल पहुंचा, होटल वाले को दिया। उसके बाद जो भी रास्ते में ट्रांसपोर्ट करता हुआ जहाँ मंदिर पहुंचा वहाँ फूल बेचने वाला, माली, कुली, पुजारी सबको पैसा देता हुआ गया। एक पर्यटन का औसत 6 लोगों को रोजी रोटी रोजगार का अवसर देने का है। उसके लिए गाइड भी हैं, फूल माला वाले भी हैं, बहुत सारा समाज का अंग उससे जुड़ा हुआ, नीचे के तबके से लेकर 5 स्टार होटल तक का, वो सब उससे जुड़े हुए हैं। और हमेशा टूरिज्म में अपार संभावनाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आध्यात्मिक रूप से अगर बात करें, धार्मिक रूप से बात करें, या हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, इको टूरिज्म की बात करें, तो हमारे पास कतर यहाँ से लेकर के पूरा नेपाल बॉर्डर की अपार संभावना है। उन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो प्रयास अब तक नहीं हो पाए थे, उन प्रयासों को उतार रहे हैं। और निश्चित रूप से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो उत्तर प्रदेश की हमारा लक्ष्य है, उसको हासिल करने में टूरिज्म और कल्चर को भी इसके साथ में जोड़ के चलेंगे, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से धरोहर को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार और भारत सरकार दोनों टूरिज्म के साथ कल्चर को भी बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म का फायदा उत्तर प्रदेश के गांव कैसे उठा पाएंगे? उस गांव में रहने वाले युवा कैसे उठा पाएंगे? वहां की रहने वाली जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो कैसे जुड़ पाएंगे? देखिए, आज एक खुशी की बात बता दूं कि हम लोग जब दोबारा 2022 में जब मैं मिनिस्टर बना, उससे पहले यूपी की कोई प्रभावी और ठोस पर्यटन नीति नहीं थी। ठीक है। हम लोगों ने पूरे देश के उन राज्यों का जो विशेष रूप से पर्यटन में अग्रणी माने जाते थे, तमिलनाडु जैसे जो राज्य, कई राज्य थे, उन केरल था, तमिलनाडु था, मध्य प्रदेश भी था, राजस्थान भी था, इन स्टेट का अपने अधिकारियों के द्वारा वहाँ की पर्यटन पॉलिसी को समझने का, उनमें अच्छी चीज़ों का अध्ययन कराया, भेजा, और जिन स्टेट की जो अच्छी चीज़ें अपने यहाँ ला करके नई टूरिज्म पॉलिसी एडॉप्ट की। अपनी टूरिज्म पॉलिसी बेहतरीन, देश की सबसे बेहतरीन टूरिज्म पॉलिसी आज हम कह सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने गांव के एक कमरे से, अगर कोई रह रहा है अपने मकान में, एक कमरा भी होम स्टे के नाम पर देना चाहता है तो एक कमरे से लेकर 6 कमरे तक अतिरिक्त कोई कॉमर्शियल उस पर टैक्सेशन के बिना वहीं उसका रहना, उसके लिए वहीं ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करना, उसी का, चूँकि आज विदेशी जो मेहमान आते हैं वो भारत की कल्चर को देखना चाहते हैं, मिलजुल कर उनसे रहना चाहते हैं, तो वो उसको ज़मीन पर उतारने के लिए हमने गांव 1 से 6 संख्या वाले जो भी
होम स्टे के मकान हैं जिनको भी कोई देना चाहता है, उसके लिए हम लोगों ने 25% सब्सिडी सामान्य तौर पे। ये देखो SC ST का है या महिला एंटरप्रेन्योर है तो उसको 30% सब्सिडी दे करके, और तमाम उसका अन्य सुविधाएं, इंसेंटिव बहुत सारे हैं, जैसे उसका स्टैंप शुल्क मुक्त है, अन्य अन्य तमाम सुविधाएं टैक्सेशन में वो, अन्य अन्य बिजली में भी है, अन्य अन्य चीज़ों में भी सब्सिडी है, बिजली की कीमतों में भी घरवाली लगती है। इन चीज़ों के साथ उनको बढ़ावा दे रहे हैं। इसी तरह इस पॉलिसी के द्वारा होम स्टे से लेके 5 स्टार होटल तक कहीं भी कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए हम इन सब्सिडी को दे रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि आज झड़ी लगी है हमारे रजिस्ट्रेशन की, निवेश करने वालों की, विदेशी, जिसमें विदेशी निवेशक भी हैं और देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों से लेकर छोटे छोटे होम स्टे वाले गांव के लोग भी हैं। क्या जयवीर जी ये समझते हैं कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चलती है पूरी जी अर्थव्यवस्था, जी क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी संभावना है? निश्चित रूप से। एक वक्त एक ऐसा आएगा कि जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है देखिए, ज्यादातर से टूरिज्म पर निर्भर होगी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से, जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, गांव गांव तक टूरिज्म फैसिलिटी अवेयरनेस जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कनेक्टिविटी बेहतरीन हो रही है, और सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का, जितने भी भगवान हैं, भगवान राम, विंध्यवासिनी देवी, भोले बाबा का काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, वृंदावन की कुंजगली, ये सब हमारे पास ही तो, कहाँ है अन्य प्रदेश पे? कुशीनगर तक भगवान बौद्ध के 6 तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में। तो हम चाहे आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से संपन्न प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहाँ अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारने के अब तक ठोस प्रयास नहीं हुए थे। उन ठोस प्रयासों के साथ हम लोग प्रयासरत हैं, उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, और ये परिणाम बहुत तेज गति से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में योगदान करेंगे, बूस्ट करेंगे। क्या पहले की सरकारों ने ये सब नहीं देखा? जो चीजें उभर के आई, क्योंकि मथुरा पहले ही था, अयोध्या भी था, कुशीनगर, सब कुछ उत्तर प्रदेश में पहले से था, क्या पहले की सरकारें उपेक्षित करती रहीं इनको? दो चीजें थी। नंबर एक, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आपने देखा उत्तर प्रदेश का टूरिज्म का बजट 50 करोड़ रुपया, 40 करोड़ रुपया रहता था, उतना हम लोग एक जिले में आजकल खर्च कर रहे हैं। ये भी था, लेकिन दूसरा ये भी था कि उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की अवधारणा बहुत खराब थी। यूपी का है चोर उचक्का होगा, यूपी का है तो अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते थे, इमेज बहुत खराब थी। तो न उत्तर प्रदेश के आदमी को लोग पसंद करते थे, न उत्तर बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करने या घूमने टहलने या आध्यात्मिक, धार्मिक, इको या अन्य टूरिज्म डेस्टिनेशन पे जाना चाहते थे। क्यों? पता था कि लोटा, लुटिया, उसका अटैची सब बिल्कुल छिन जाएगी, तो नहीं आना चाहते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के बारे में चूँकि अवधारणा बदली है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है, हम लोग खर्चा भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के बारे में आज मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश का ग्रोथ, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने का काम हो रहा है। तो न सिर्फ पर्यटन बल्कि सारे क्षेत्रों में जिस तेजी से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बन रहा है, उसका परिणाम भी आपने देखा है कि जब निवेशक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है तो 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को कल्पना की थी उत्तर प्रदेश में को लेके आएगा, और फिर भी क्रिटिसाइज किया विपक्ष ने। टू द पॉइंट में अभी वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जयवीर सिंह से पूछेंगे कि आखिर उनकी सियासत मैनपुरी से चलकर लखनऊ तक कैसे पहुंची है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत, और हमारे साथ लगातार उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। क्योंकि मैनपुरी जैसा गढ़, यादवों का गढ़, और वहां पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर यहाँ तक पहुंचना, कभी डर लगा, कभी लगा कि नहीं हम सियासत में कभी कुछ कर पाएंगे? कोई इतना दबदबा है, मुलायम सिंह का दबदबा था, समाजवादी पार्टी का दबदबा था, यादव का गढ़। देखिए, मैं समझता हूँ, जो मैं अभी पहले कह रहा था, हम लोग ईश्वरवादी लोग हैं, जीवन उसी ने दिया है, जो होगा वही जो राम रच रहा, हम लोगों के हाथ में नहीं है। यह डरे होते तो आपको मैं एक अनोखी चीज़ बताना चाहता हूँ, सर पहली बार आपको सुनने को मिलेगा कि नहीं कि तो सगे रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार, इनके समधी, समधेन, दामाद, सारा मेरे विधानसभा में, मेरे जिले में, मैनपुरी परिवार में मेरे खिलाफ राजनीति करते हैं। और सौभाग्य से कहें, दुर्भाग्य से कहें, ईश्वरीय अनुकंपा है कि इनके समधी को हरा के, समधेन को हरा के, दामाद को हरा के सारे पद जीते हैं मैंने, सगे संबंधियों को। सारी राजनीति इनकी मेरे खिलाफ होती है। हमारे सहबे के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, तो अच्छे मित्र हैं हमारे, कोई चिंता नहीं, अच्छे मित्र हैं।
तो चल रहा है, ईश्वर का भरोसा करता हूँ। क्या जयवीर सिंह का कनेक्शन, संवाद लोगों के बीच ज्यादा है, लोगों के बीच आसान पहुंच है, कोई भी मिल सकता है, कभी भी किसी के घर दरवाजे पहुंच सकते हैं, ये आप अपना टीआरपी मानते हैं? मैं कार्य करता हूँ, कभी मंत्री नहीं माना। आज भी मैं अभी 3 बजे निकल रहा हूँ, हर सोमवार शुक्रवार को दोपहर 3 बजे जाता हूँ। शनिवार के दिन आम लगा के, पूरा दरबार चौपाल लगा के, चौपाल पे पूरा जन सुनवाई, जन बात, जन संवाद होता है मैनपुरी में। इतवार के दिन फिरोजाबाद में। 2 जिलों का, चूंकि मेरा ज़्यादा ही रहता है, 2 जिलों का पूरा जुड़ा हुआ, रहने वाला ही मैं फिरोजाबाद का हूँ, तिरसागंज तहसील का। एमएलए मैनपुरी से हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष मैं बेटे की बहू फिरोजाबाद की है। एक बेटा जिला कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन दूसरी बार वहीं से है। सारे संवाद, जन सरोकार, जनता के बीच का आशीर्वाद यही दोनों जिलों का है। तो सोमवार तक रहता हूँ, सोमवार को दोपहर का होता है, रेगुलर है मेरा। केवल विशेष परिस्थितियों के अलावा कभी इसमें मैं स्लिप नहीं करता। लोग ठीक समय पे बिना बताए पहुंचेंगे समय पे, चूंकि पता हो ना कि निश्चित रूप से आना है, बैठना है। और जो बैठना है और बैठने के बाद जो मदद हो सकती है, मैंने कभी जात धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। जो भी पीड़ित है, दुखी है, जरूरतमंद है, उसकी मदद कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, विकास की कैसे पहुँचे, गांव, किसान, गरीब की मदद कैसे हो, इस पर मेरा फोकस रहता है। उसी का परिणाम है कि आम आदमी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है। और अब तो बहुत लंबा समय हो गया, 80 के दशक से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। चलिए, भी वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कांवड़ यात्रा में आखिर नाम में क्या रखा है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और हमारे साथ लगातार उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है। विपक्ष का कहना है कि नाम पूछ के, ढाबा का नाम पूछ के, लोगों का नाम पूछ के, जिस तरीके से क्यूआर कोड के जरिए जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जाए, इसको किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ वो गलत कह रहे हैं। हम क्या हैं, हमें बताने में क्या गुरेज है। जो भी हमसे व्यापार करना चाहेगा, कारोबार करना चाहेगा, खरीद फरोख्त करना चाहेगा, कराएगा। छुपाने में वही छुपाएगा जो कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहा होगा, धोखा दे रहा होगा। क्या आपत्ति है उसमें? हम किसी को बंद तो नहीं करा रहे, धर्म के आधार पर किसी को पक्षपात तो नहीं कर रहे। हम तो यही कह रहे हैं कि अपनी पहचान उजागर करके आप आराम से करिए। पहचान बताने में क्या दिक्कत हो रही है? तो मैं समझता हूँ किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि कांवड़ का महीना बहुत पवित्र, भोले बाबा का पवित्र महीना है, जिसमें स्वच्छता, स्वच्छता, लोग अपने बड़ा सात्विक तरीके से यात्रा करना चाहते हैं। तो उसमें कहीं उनके साथ चीटिंग ना हो, इसके लिए अपना आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने में क्या दिक्कत हो रही है उसमें? खान पान में लगातार सवाल उठते हैं, नाम पे सवाल उठते हैं। लोगों का कहना है कि मतलब इससे जो आपसी भाईचारा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। कहीं नहीं। देखिए, आप तमाम मुस्लिम भाई कांवड़ियों का स्वागत करते हुए, आप देखिए आपके टीवी चैनलों पे देखिए कितने लोग स्वागत कर रहे हैं कांवड़ यात्रियों का। सद्भाव है, समरसता है। ये केवल नेताओं को केवल अपना तुष्टीकरण की राजनीति, केवल तुष्टीकरण की राजनीति, इसी तुष्टीकरण के कारण देश में लगातार सामाजिक समरसता का ताना माना कमजोर करते रहे ये लोग। और कहीं ना कहीं चाहे वो इतिहास को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करने की बात हो, आज जब ठीक हो रहा है तो बड़ा पेट में दर्द है। केवल और केवल वोट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत उनकी बयानबाजी है। आम समाज में आम लोगों को इससे कोई परहेज नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। 3 तलाक की बात हो, वक्फ कानून संशोधन की बात हो, जिस तरीके से बड़े बदलाव मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम समाज के लिए किए गए, क्या बीजेपी की भी नजर मुस्लिम वोटर पर है? देखिए, ये जो भी बदलाव है, किसी वर्ग धर्म जाति का आदमी हो, सबका साथ, सबका विकास, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि जो भी योजना चाहे भारत सरकार की हो, हमारी स्टेट की हो, उसमें किसी प्रकार की कोई बैरियर नहीं है। हर समाज का जो जरूरतमंद है, जो पात्र है, जो हकदार है, उसको मिला है। देखिए, आप आवास देखिए, चाहे गरीब को अन्न की तमाम योजना, दर्जनों योजनाएं, देखिए सारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को, जिनके नेता जिन लोगों की बात करते हैं, सर्वाधिक वही लाभान्वित हो रहे हैं। कहीं कोई हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। केवल वोट की खातिर तुष्टि करके उन्हें लगता है कि ये सब इस तरह हो रहा है, हमारी तो दुकान बंद हो जा रही है, तो उन्हें अपनी दुकान बंद होने का खतरा है, तो जानबूझ के चिल्लाते रहते हैं। आम आदमी किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जो देश की तरक्की चाहता है, जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो हमारे साथ है। जिसको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, देखिए आप ये छाकर बाबा और झिंगुर बाबा, ये सब क्या है? जान को, देश को सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं।
जबरन धर्मांतरण करा के क्या करना चाहते हैं? गजवाए हिंद और इस तरह के नारे लगा कर क्या चाहते हैं? तो ये हम न बर्दाश्त करेंगे, वैसे लोगों को कठोरता से सरकार निपटेगी। बिल्कुल कठोरता से सरकार निपटी को लगातार कहा जा सकता है, चाहे केंद्र की सरकार हो। पिछले 11 साल से जिस तरीके से भारत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति लोगों के अंदर जो भावना आई, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जबीर सिंह खान, जो आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट के। थैंक यू, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो टू द पॉइंट में आज एक शख्सियत, कल फिर किसी बड़े व्यक्ति के साथ, बड़े शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।